चलिए बच्चों, आज हम लोग पाठ 5 की ओर चल रहे हैं। क्या निराश हुआ जाए? चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को जानते हैं। चलिए, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचारों से इस बात का क्या कारण हो सकता है? चलिए जानते हैं। लेखक द्वारा इस तत्व को स्वीकार करने के बाद भी कि उसने लोगों से धोखा खाया है, फिर भी वह निराश नहीं है, क्योंकि चलिए इसको पॉइंट क्यों किया। लेखक के जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। लेखक क्या है? लोगों के प्रति आशा रखते हैं, एक दृष्टि से देखते हैं। चलिए, वह ठगे जाने या धोखा खाने जैसी घटनाओं का बहुत कम हिसाब रखता है। उनके साथ जो घटना घटित होता है उन्हें भी क्या करते हैं, बहुत कम ही रखते हैं, भूल ही जाते हैं उसे मानो। उसके हाथ छल कपट जैसी घटनाएं हुई है, पर विश्वासघात नहीं, बहुत कम हुआ है। लेखक के साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है जब लोगों ने अकारण ही उसकी मदद भी की है। चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिसमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरे की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणियां लिखें। चलिए, ऐसी 2 समाचार जिसमें ईमानदारी तथा बिना लालच के दूसरे के लिए काम किया गया है। जो घटना आप खुद से लिख सकते हैं, इस घटना को बच्चों आप खुद से भी लिख सकते हैं, आप देखे भी हो, सुने भी होंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिजन के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिससे किसी ने बिना किसी स्वार्थ की भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हो। आपने ऐसा परिचित व्यक्ति को ढूंढना है जो बिना लालच की किसी दूसरे की भलाई की हो। चलिए ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम बता दे रहे हैं, ये तो फिर आप लोग। आज समाचार पत्रों में नकारात्मक घटनाएं, हिंसा, लूटमार आदि घटना को प्रमुखता से बढ़ चढ़कर प्रस्तुत किया जाता है। हैरान है, इन समाचार पत्रों में किसी की निस्वार्थ भलाई करने की घटना कभी ही छपती है। ऐसी नहीं समाज में ऐसी घटनाएं घटी ही नहीं है। ऐसी घटनाएं होती है जो होती है, पर ये यथा कदा ही प्रकाश में आ पाती है। ऐसी घटना, एक घटना का वर्णन मैं कर रहा हूँ जो सत्य है तथा हमारे आसपास से जुड़ी हुई है। ठीक? आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बहुत अच्छे से। प्रतिभा कब कहाँ किस रूप में पैदा हो जाती है, इसका अनुमान लगाना ठीक है। मेरे पिताजी ने एक मित्र जो खेती करके अपना गुजारा कमा रहे थे। पिताजी के एक मित्र थे जो क्या कर रहे थे, खेती करके अपना गुजारा कमा रहे थे, मुश्किल से कर पा रहे थे। उनका बड़ा बेटा शुरू से ही पढ़ाई में बड़ा होनहार है। 10वीं में उसने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए। 11वीं में विज्ञान विषय में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। विज्ञान की पढ़ाई खेती से पूरा कर पाना संभव न था, फिर भी जैसे तैसे तथा छात्रवृत्तियों के सहारे उसने 12वीं की परीक्षा में 92% अंकों से उत्तीर्ण की। IIT की परीक्षा के लिए उसने फॉर्म भर दिया। उनका बेटा शुरू से ही पढ़ाई में IIT परीक्षा के लिए उसने फॉर्म भर दिया। चलिए यहाँ से आप फिर से देख सकते हैं, हट गया है। उसका चयन भी हो गया, पर उसके पिता जी IIT की फीस देने में असमर्थ थे। बच्चे के भविष्य का सवाल था। मेरे पिताजी ने एक NRI मित्र से फोन पर इस बारे में बताया कि सारी बातें जानकर उन्होंने IIT का सारा खर्च उठाने की जिम्मेवारी लेते हुए 1 लाख रुपये पिताजी के पास भेज दिए, जिसे लेकर पिताजी उसका प्रवेश दिलाने चले गए। संजोग की बात है कि उसका 4.5 साल का पाठ्यक्रम पूरे होने से पहले ही अमेरिका की एक कंपनी ने अच्छा वेतन देते हुए उनका चयन कर लिया। आज वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किंतु अपने घरवाले के साथ पिताजी और उनके मित्र के इन भलाई के कार्य हेतु कृतज्ञपूर्वक याद करते रहते हैं। जब वो पढ़ रहे थे तो उनके मित्र ने उनकी सहायता की, लेकिन वे आज भी अपने मित्रों को नहीं भूले, उन्हें याद करते हैं। चलिए अब पर्दाफाश, इसमें ही कुछ क्वेश्चन है, पर्दाफाश के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? हम किसी दोस्त के पर्दाफाश जब करेंगे तो वो कब बुरा रूप ले सकता है? दुश्मनी भी हो सकता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले लेता है जब उसका उद्देश्य केवल आलोचना करते हुए मजाक उड़ाना ही रह गया हो। इस पर्दाफाश के पीछे किसी के दोस्त सुधारने का उद्देश्य न होकर उसकी बदनामी करना हो। इसके अलावा
इस पर्दाफाश के पीछे किसी भी भलाई का लक्ष्य न हो, किसी संस्था या प्रतिष्ठान को बदनाम करना हो, सत्यता को बिना जाने समझने समझे लोगों के सामने लाना, अपनी निजी बेईमान रहस्य या बदलाव लेने की भावना हो तथा स्वयं की महत्व कक्षा की पूर्ति करने की इच्छा हो तथा आपने चैनल आदि की प्रसिद्धि बढ़ानी हो, तो वो आपका दोस्त क्या करेंगे, आपसे गुस्सा करेंगे और दुश्मनी भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम की सतर्कता है क्योंकि इसको पढ़कर या देखकर व्यक्ति जागरूक हो जाए वे अपराधियों या दोषियों से बच सके तथा अपने आसपास घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने दे। इन कार्यक्रमों की सतर्कता तभी है जब इन पर्दाफाश करने वाले कार्यक्रमों के पीछे सच्चाई, ईमानदारी तथा जन कल्याण की भावना छिपी हो। यदि इनके पीछे स्वार्थ, धनोपार्जन या चैनलों की प्रसिद्धि बढ़ाने की लालसा छिपी हो तो इन कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन है, कारण बताइए जो। चलिए, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिमाण भ्रष्टाचार बढ़े। चलिए कि सच्चाई केवल भीरू और विवश लोगों के हिस्से में है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहे हैं। हर आदमी दोषी है, अधिक दिख रहा है, गुनी कम। चलिए इसका हम लोग आंसर अलग अलग करके जान लेते हैं। परिमाण, लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी, चारों ओर झूठ का बोलबाला होगा। परिमाण, ईमानदारी लुप्त होती जाएगी तथा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। परिमाण, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ कुछ छूटा हुआ है, सच्चे व्यक्ति पर विश्वास करना कठिन हो जाएंगे। चलिए अब आ गया सार्थक शीर्षक। लेखक ने लेख के शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? आपको इससे भी अच्छा कोई शीर्षक मिले तो आप लिख सकते हैं, तो आप भी ढूंढकर लिख सकते हो। चलिए लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा क्योंकि आज हिंसा, भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी, डकैती घटने मानवीय मूल से जो माहौल बना रहे हैं उनमें आदमी का निराश होना स्वाभाविक है। ऐसे माहौल में भी लेखक निराश नहीं है तथा वह चाहता है कि दूसरे भी निराश न हो, इसलिए उसने ही पूछना चाहता है कि क्या निराश हुआ जाए, अर्थात निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसका अन्य शीर्षक होगा नया सवेरा या बनो आशावादी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी देख लेते हैं। आदर्शों की बात करना हो तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। चलिए, आज के लोग तो दूसरे को समझाते हैं लेकिन अपने उस मार्ग पे नहीं चल पाते हैं। ठीक सेम उसी पे क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए इसे भी हम सोल्व करते हैं। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जैसे हम कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, आखिर कितने लोग इसका पालन करते हैं? जरा सा अधिकार मिलते ही व्यक्ति भी भतीजावाद या घटा बढ़े रेवड़ी पुनी अपने को दे की नीति अपनाने लगते हैं। जैसे यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को, अधिकार मिलते ही क्या होते हैं, लोग बदल जाते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। जिनके हाथ में कुछ नहीं होता वे ईमानदारी का राग जरूर अपनाते हैं। वास्तव में ईमानदारी का पालन करते समय हमारी स्वरता मनोवृत्ति सामने आ ही जाती है। अब सपनों का भार। हमारे महान मनुष्यों सपनों का भारत है। महान ऋषि मुनि छूटा हुआ इसमें सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। हमारे विचार में हमारे ऋषि मुनियों ने उस भारत का सपना देखा था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि विभिन्न धर्मों एवं मतों को मानने वाले मिलजुल कर रहे, उनके बीच आपसी सौंदर्य हो, तो एक दूसरे से भाईचारा, प्रेम तथा बंधुत्व बनाए रखे। भारत प्राचीन काल में विश्व के लिए आदर्श था, वह भविष्य में भी अपना आदर्श रूप वे एक दूसरे से भाईचारा, प्रेम तथा बंधुत्व बनाए रखे। भारत प्राचीन काल में विश्व के लिए आदर्श था, वह भविष्य में भी अपना आदर्श रूप बनाए रखे। लोग भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को अपनाए तथा इसे बनाए रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि
मेरे सपनों के भारत में सभी स्वास्थ्य, निरोग, शिक्षित, संपन्न, ईमानदारी हो। वे जाति, धर्म, प्रांत, संप्रदाय आदि की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम तथा सद्भाव से रहे। यह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी तथा अशिक्षित का नामो निशान न हो। इससे देश को आतंकवाद, सांप्रदायिक मुक्ति मिले। देश में विज्ञान, कृषि, उद्योग धंधों का विकास हो। देश आत्मनिर्भर तथा समृद्ध हो। यह ज्ञान विज्ञान की इतनी उन्नति हो कि भारत पुनः विश्व गुरु बन जाए। चलिए लोग जानते हैं भाषा की बात। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार द्वंद्व समास, इनमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व की भावना होती है। कोई किसी के पीछे रहना नहीं। जैसे चरम और परम, चरम और परम, भीरु बेवश, दिन और रात, दिन और रात। चलिए इसको देख लेते हैं। पाठ में द्वंद्व समास के 12 उदाहरण होते हैं। पाठ में द्वंद्व समास के 12 उदाहरण हैं। चलिए देख लीजिए। आरोप, प्ररोप, कायदे कानून, काम क्रोध, दया माया, लोभ मोह, सुख सुविधा, झूठ प्रेम, मारने पीटने, गुण दोष, लेन देन। दो देख लेते हैं। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। चलिए पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं का उदाहरण निम्न है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसे गांधी, तिलक, भारतवर्ष, मदन मोहन, मालवीय, कृष्ण परिज, क्या खास व्यक्ति हुए तो व्यक्तिवाचक हो गए। जातिवाचक मतलब पूरी जाति का बोध हो, क्या कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे नौजवान, डाकू, महिलाएं, रेलवे स्टेशन, हिंदू, द्रविड़, मुसलमान, समाचार पत्र, मनीषी, श्रमजीवी, दया, समाज, टिकट, बाबू, बच्चे, यात्री, ड्राइवर, कंडक्टर, जिसमें पूरी जाति का बोध हो। चलिए भाववाचक, जिसमें भाव बताया जा रहा है। जैसे चिंता, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, मूर्खता, ईमानदारी, आस्था, काम, क्रोध, मोह, आध्यात्मिकता, बुराई, चोरी, दया, इसके साथ और कुछ भी होता है। चलिए आज के लिए इतना ही।